जहाँ तक तबादला नीति की बात आपने कही है, वो तबादला नीति पिछले 5 साल में कुछ इस तरह से रही कि उसमें भाई भतीजावाद ज़्यादा रहा और उसमें अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए पहली बार सरकार ने क्या किया कि आधे किलोमीटर के अंदर भी वो तबादले करने शुरू कर दिया। 1 किलोमीटर के अंदर सरकार ने तबादले करने शुरू कर दिए। मैं उदाहरण के लिए अगर शिमला शहरी की आपको बात करूं तो संजौली से तबादला हो रहा है ढली के लिए, या ढली से तबादला हो रहा है आपके भट्टाकुफर के लिए, संजौली से तबादला हो रहा है पोर्टमोर के लिए, पोर्टमोर वाला तबादला करके जाता है छोटे शिमला के लिए। अगर 90% तबादले अगर आप शिमला की बात करेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर पिछले 5 सालों में हुए हैं, जबकि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी ये बोलती है कि तबादला कम से कम 25 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए। तो इससे मुझे आपत्ति सिर्फ इसलिए है कि कुछ कर्मचारी जो बेचारे हमारे सब कैडर काट रहे हैं, सब कैडर में नौकरियां कर रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं, उनको शहर में या और उसके बाद मैं बड़े आपको पता है कि मैं आता हूं तो आपके पास आता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता हूं, जब जाता हूं तो फिर अपनी नौकरी करता हूं। तो क्या मेरा टीचर 60 किलोमीटर में भी नहीं जा सकता? क्या आपत्ति है टीचर्स को नौकरी करने में? मुझे नहीं लगता कि वो 1.5 किलोमीटर घूमते रहेंगे। उससे क्या होगा, एक सर्कुलेशन बनेगा, एक अच्छा रोटेशन टीचर्स के लिए बनेगा और टीचर्स प्रिपेयर भी होंगे। और मैं तो पिछली सरकार ने एक प्रयास उप मुख्यमंत्री से अभी जैसे थोड़ा सा सेटअप बनता है, ये मांग करेंगे कि सबसे पहले शिक्षकों के या बाकी कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए एक नीति बनाई जाए और वो नीति माननीय न्यायालय को दी जाए, जिसमें कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का रेडियस जो है टीचर्स की ट्रांसफर का रखा जाए। जिससे इससे 2 चीजें होगी। मुझे पता है बहुत से टीचर मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, बहुत से टीचर इसको एडवर्सली लेंगे, एडवर्स कमेंट करना शुरू कर देंगे। देखिए, इसके ऊपर हमारा बड़ा क्लियर कट स्टैंड है। बदले की भावना से सरकार को काम नहीं करने चाहिए, ये मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी बात, सरकार का प्रोरोगेटिव होता है कि पिछली सरकार के 6 महीनों के फैसलों को रिव्यू करना सरकार का एक पहला काम होता है। जब स्कूलों की आवश्यकता नहीं थी और हुआ क्या है, सरकार ने, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, सरकार ने पॉलिटिकल मोटिव को लेके अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए उन्होंने लास्ट के 2 महीनों में तो जो नोटिफिकेशन हुई है वहां पे एक तो सत्र खत्म होने वाला था। पहला जो मैं आपको पहला टर्म बच्चों का जो होता है, टीचरों को आपने ट्रांसफर कर दिया, वो टीचर वहां ट्रांसफर हुआ जहां बच्चे है ही नहीं, आज भी नहीं है, और वो टीचर वहां पे बेला हो गया। और दूसरी तरफ क्या हो गया, बच्चों का नुकसान हो गया, जो बच्चे ऑलरेडी जिन स्कूलों में थे वहां से टीचर चला गया। तो इस तरह के जो निर्णय हुए हैं वो केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सरकार ने जो किए हैं, जहां पे बच्चे नहीं है, जहां पे एक रेडियस के हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं बनती है स्कूल को, उसको सरकार अगर बंद भी करती है तो मैं उसके साथ सहमत हूं, उसमें मुझे लगता है कोई अतिशोक्ति नहीं है। और दूसरी बात, हिमाचल जैसी भौगोलिक स्थिति में एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल हिमाचल का नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर जो है 25,000 के आसपास स्कूल खुल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्प्लिट करने की जरूरत है, यहाँ पर पीटीआर को बेहतर करने की जरूरत है। पीटीआर का मतलब है क्लास वाइज टीचर। पीटीआर आपने पीटीआर ये नहीं देखनी है कि 1ली से 5वीं तक कितने बच्चे हैं, यहाँ ये देखना है कि 1ली से 5वीं तक 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर वहां दिए जाए, 8वीं तक जो है वो सब्जेक्ट वाइज टीचर दिए जाए। और हर सब्जेक्ट के लिए स्कूल में जब तक टीचर नहीं होगा, और साथ में स्कूल में जो है जो नॉन टीचिंग वर्क है, उस नॉन टीचिंग वर्क करने के लिए जब तक एक स्कूल में एक रेगुलर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आप फिल नहीं करेंगे, जो हमारी एक लंबी मांग है कि हर स्कूल में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट फिलअप करे, ताकि वहां पर नॉन टीचिंग असाइनमेंट जो है सारी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को दी जाए, ऑफिस करे, और टीचर एक्सक्लूसिवली जो है वो पढ़ाई के लिए फ्री करे। हम बार बार यही मांग है, इलेक्शन कमीशन से भी करते हैं, सरकार से भी करते हैं और विभाग से भी करते हैं कि टीचर से नॉन टीचिंग असाइनमेंट ना ली जाए, बहुत कम ली जाए जहां बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य, लेकिन जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों को अच्छे से चलाए, उसमें हर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करे। मैं देख रहा हूं कि स्कूलों में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, स्कूलों में जो है आपके फिजिकल एजुकेशन का जो है सब्जेक्ट ही नहीं है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, प्लस 2 में जाए स्कूलों में वो दिया जाए, हर स्कूल में दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन दिया जाए, इकोनॉमिक्स से हर स्कूल में ये विषय पढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप गली गली चौराहे चौराहे में आप स्कूल खोले। मुझे ये कहना था। बाकी सरकार ने जो फैसला लिया है, हम सरकार के फैसले के साथ है, सरकार ने सोच समझ के फैसला दिया होगा। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं आपके पास से, क्या उन कर्मचारियों का आंकड़ा है, डाटा है कि कितने कर्मचारी है जिनके तबादले यहीं
पे इर्द गिर्द हो रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से डी नोटिफिकेशन की बात की, तो वहीं पे भाजपा ने कहा है कि ये गैर संवैधानिक है। देखिए, जब भाजपा करेगी तो संवैधानिक हो जाता है वो काम, जब दूसरी पार्टी करेगी तो गैर संवैधानिक हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ये तो एक पॉलिटिकल है बात है। पर जहां तक मैं एक संवैधानिक और गैर संवैधानिक की बात करूंगा तो संवैधानिक वही होता है जो सरकार करती है। सरकार संविधान के दायरे में ही कोई काम करती है। अगर मुख्यमंत्री महोदय ने कोई अध्यादेश जारी किया है तो वो संविधान के दायरे में किया होगा। और इंस्टीट्यूशन को बंद करना, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे आपने डिवीजन खोले हैं। अगर मैं और मंच से बात करूं, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के मंच से बात करूं, तो उसमें और विभागों की बात भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ऐसे आपने डिवीजन खोले, ऐसे एसडीएम कार्यालय खोले जहां आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, बजट का प्रावधान नहीं किया। आपने सब डिवीजन कार्यालय खोल दिए, वहां पे जहां जेई बैठता था वहां आपने एक्शन बैठा दिया, ऐसी बैठा दिया। तो इस तरह के कार्यालय को सिर्फ पॉलिटिकल आप खोलिए, जरूर करिए, पर स्टेप बाय स्टेप चले ना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, तो उसका मजा भी है जी। तो आपने आरोप लगाया है कि पैसों का लेन देन हो रहा है, कोई आप उनके नाम उजागर करेंगे? एम्प्लॉयज ही आपने कहा कि ऐसे कुछ कर्मचारी है जो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जो जब ट्रांसफर होती है तो पैसों की लेन देन की बातें हैं। देखिए ये विजिलेंस का मामला है और ये आईबी का मामला है। इसमें हमारे कर्मचारी नेता संलिप्त हैं। 3-4 गिरोह बने थे जिसका हमारे को खुलासा हुआ है। वो गिरोह क्या करते थे, वो उनकी आगे सेटिंग थी, वो सेटिंग करके पैसे लेते थे। उसमें 35-35 हजार म्यूचुअल की ट्रांसफर, मतलब 70 हजार ट्रांसफर भी ली गई है, 50 हजार ट्रांसफर ली गई है, 20-30 हजार तो आम जो है एक सेटअप बना हुआ था। होता क्या था, मैं एक बड़ी मजे की बात आपको कहना चाह रहा हूँ, आपने इस बात को छेड़ दिया। होता यूं था, भाजपा सरकार में क्या होता था, जब मुख्यमंत्री का एक डीओ नोट जाता था ट्रांसफर को लेके किसी कर्मचारी का, तो वो डीओ नोट इंप्लीमेंट नहीं होता था। वो डीओ नोट डीलिंग एंड उसको डील नहीं करते थे। अब क्या वेट करते थे, वो क्या बोलते थे, मैं खुद कर्मचारी नेता हूं तो मैं भी हर जो भी मुझे बोलता था कि मेरा डीओ नोट गया उसको आप फॉलो अप करें। तो होता क्या था, तो जो डीलिंग हैंड है वो बोलते हैं वो तो फोन करवाया जाए, जब तक फोन नहीं आएगा तब तक हम इसको डील नहीं करेंगे। अब फोन किसका कराना है कि फोन सचिवालय का फोन आना चाहिए, सेक्रेटरीट का फोन आना चाहिए, या फिर हमारा डायरेक्टर जब तक हमारे को नहीं बोलेगा, हमारे को चिट नहीं आएगा, तब तक हम उसको नहीं करेंगे। होता क्या था, उसके बाद मैंने आरटीआई भी लगाई है, मैंने पिछले 3 सालों का आरटीआई लगाई। होता क्या था कि जिस आदमी का डीओ नोट मुख्यमंत्री से अप्रूव होता था उसकी ट्रांसफर अप्रूव नहीं होती थी, ऑर्डर किसी और के इशू होते थे। अब आप बोलो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अगर एक मुख्यमंत्री कार्यालय कंपिटेंट अथॉरिटी ट्रांसफर की मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के नोट पे ट्रांसफर नहीं होती थी। मैं ये शरेआम ये बात कह रहा हूं, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ट्रांसफर किसकी होती थी? जिसका डीओ नोट ही नहीं होता था, जिसका चिट आता था। उस चिट का मतलब क्या है? अगर चिट पे ट्रांसफर होनी थी तो डीओ नोट का औचित्य क्या है? तो डीओ नोट तो मुख्यमंत्री को बंद कर लेने चाहिए। तो कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री की पकड़ में कमी थी या कहीं ना कहीं गोरख धंधा चल रहा था, जो चीटों के माध्यम से जो है काम होता था। वो चीटें क्या थी, जब तक फोन नहीं आएगा तो डीओ नोट अप्रूव नहीं होगा। अगर आपने डीओ के ऊपर भी ट्रांसफर करी, मान लो मेरा डीओ नोट आ गया, अगर डीओ भी मैंने मैच्योर कराना तो मेरे को फोन सचिवालय से कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आई। ये कैसी गवर्नेंस है? आपने ट्रांसफर करानी है, पहले डीओ नोट मैनेज करो, आप उसके लिए रात दिन काम करो। डीओ नोट मैनेज करने के बाद फिर आपको फोन जरूर कराना पड़ेगा। तो कैसा निदेशालय था ये, कैसे निदेशक महोदय की कार्यप्रणाली थी? मैं तो कहता हूं हमारे ज्यादातर ये कार्यक्रम जो है डायरेक्टर हायर में हुआ है। तो डायरेक्टर हायर की जो कार्यप्रणाली है वो तो संदिग्ध है, वो तो संदेह के घेरे में है। उसकी तो जब जांच होगी तो उसमें बहुत सारा निकलेगा। आपने देखा होगा स्कॉटलैंड गाइड में बहुत सारे घोटाले निकलने वाले, परचेजिंग के अंदर डायरेक्टरेट में बहुत सारे घोटाले निकलने वाले। इन सब मामलों की हम धीरे धीरे जो है जब परतें खुलती जाएगी तो पता लगेगा कि शिक्षा निदेशालय के अंदर क्या क्या हुआ है। स्कूलों के अंदर जो ग्रीन बोर्ड लिए गए, जो परचेजिंग हुई है, करोड़ों रुपए की परचेजिंग हुई है, उसके अंदर क्या क्या हुआ, कैसा सब स्टैंडर्ड मार्क्स स्कूलों के अंदर गया हुआ है, किसने वो चीजें अप्रूव की है। ये एक एक करके जो है, अगर आप फिर बोलेंगे कि इनकी जांच करवाना भी गलत है, कल को बात आएगी बीजेपी वाले बोलेंगे कि नहीं इसकी जांच करवाना भी गलत है, उसके ऊपर भी परेशानी हो जाएगी। जो चीज गलत है तो मैं तो कहूंगा उन चीजों को गलत ही ठहराया जा सकता है, उसको कभी भी आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। तो आज कुछ 2-3 बातें करनी थी। एक और मुद्दा था हमारी प्रिंसिपल की रेगुलेशन का, जो अभी मैंने परसों ही जो सचिव शिक्षा उनसे मैंने डिस्कस किया था कि 2007 से 17 तक के प्रधानाचार्य की नियमितीकरण एक धड़ल्ले में अरुण शर्मा जी ने किया था। हमने उनसे बार बार गुहार लगाई थी। उस वक्त तो एक बहुत बड़ी बैठक हमारे साथ हुई भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट से पहले इनको निपटा दूंगा, अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो कल मैं देवेश कुमार जी से मिला था 1 हफ्ते पहले। मैंने कहा कि 2017 से 22 आ गया है, 5 साल तक के प्रिंसिपल्स है, जिसमें लगभग 700-800 प्रिंसिपल तो हमारे जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं, और 1400-1500 प्रिंसिपल ऐसे अभी ऑन रिकॉर्ड है जिनकी रेगुलेशन होनी है और ये रिटायरमेंट पे बैठे हैं। तो इस प्रोसेस को भी हम जो चाहते हैं कि सरकार इस प्रोसेस में ध्यान दे। इसमें कुछ लीगल जो है एक अड़चने इसमें है, कुछ कोर्ट केसेस में है। तो मैं विभाग से चाहूंगा
चाहूँगा अधिवक्ता जो हमारे नए बने हैं एडवोकेट जनरल, उनसे भी हम बात करेंगे कि इसमें जो कानूनी पेचीदगी है उसको न्यायालय से दूर कराने में जो है सब विभाग और सरकार के जो कानूनी विभाग है उसको थोड़ा सा उसमें तीव्रता लाए, ताकि जो प्रधानाचार्य का नियमितीकरण है ये जल्दी हो सके और इनको बेनिफिट नहीं मिल रहे। दूसरी भी एक और बात कहना चाहूँगा, एजी ऑफिस में लगभग 30,000 जो है जो पेंशनर के केस है वो बोरियों में बंद है। और ये बड़ा ही एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो 2016 के बाद जो हमारे लोग, कोई भी लोग जो रिटायर हुए किसी भी विभाग का था, वो रिटायरमेंट के उनके ड्यूज खड़े पड़े हुए, उनको ना तो उसका एरियर उनका बन पाया, ना उनकी रीफिक्सेशन हो पा रही है, और उनके सारे बेनिफिट पेंडिंग है। ना उनकी जो ग्रेजुएटी 1 लाख से 2 लाख मिलती है सरकार, ना वो दे पाई है। तो इस सरकार ने तो कर्मचारियों को किसी हर तरह से उनका कुचलने का ही काम किया है, और सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो रिटायर्ड लोगों को हुआ है। और मैं ये मांग सरकार से करता हूं कि कम से कम जो पेंशनर के केसेस एजी ऑफिस में गए हैं वो किस कारण से रुके थे, उसकी आप छानबीन करें और इनको दोबारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।